7 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का 5वां लेसन मुग़ल साम्राज्य, जिसका पेज नंबर 71, ये हमारा दूसरा वीडियो। तो यहाँ पर आप देखिएगा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना और उसका कैसे होता है विस्तार, और युद्ध और मैत्री मतलब संधि, यानी एक तरफ युद्ध कैसे होता है, कैसे मैत्री होता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की जो अस्थायित्व केवल युद्ध पर नहीं था, टिका हुआ नहीं था। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में मुग़ल साम्राज्य का जो अस्थायित्व है केवल युद्ध पर टिका हुआ नहीं था, यानी खाली वह युद्ध ही करना नहीं जानते थे जी। एक तरफ भारतवर्ष के शक्तिशाली राजनीतिक दलों के साथ मुग़लों का संघर्ष हुआ, यानी एक तरफ क्या हो रहा है कि भारत के जो उस समय भारत में शक्तिशाली जो राजनीतिक दल हुआ करता था उनके साथ मुग़लों का संघर्ष हो रहा। आखिर भारत के जो राजनीतिक दल है वो कैसे मुग़ल को अपना राजा मान ले। तुम कहाँ से आए, मंगोल से, तुम कहाँ हो सकता है तुम चंगेज के वंश हो, या तुम हो सकता है कि किसके वो वंश था, चंगेज एक और है, तैमूर के वंश के हो। आखिर तुम्हारा भारत में क्या लेना देना। हम अब भारत के राजा का है उसको अपना कहा जाए तो शासक माने। अब इसी को लेकर ना भारत के जो उस समय शासक होते थे और ये जो मुग़ल हैं इनके बीच में कभी कभी नोक झोंक यानी कि संघर्ष हो जाता था। फिर उनके साथ मैत्री भी हुई। पहले तो लड़ते थे भी कि नहीं हम तुमको यहाँ पर राजा नहीं बनने देंगे या जो भी हो। अब बाद में जब युद्ध हो जाने के उपरांत दोनों में मैत्री होता था यानी संधि होता था। और हमने पहले भी तो जाना है कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वह 1526 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ, तो 1526 में। बाबर ने अफगानी शक्ति को पराजित कर दिया। और किसके बीच में हुआ तो भी दिया है कि वो शख्स है कौन, तो बाबर। और किसको हराया, तो अफगानी लोग को हराया। ठीक, अफगानी शक्ति को हराकर और एक तरह से पानीपत का ये प्रथम जो युद्ध है उसको बाबर ने अपने नाम कर लिया। अफगानों के अलावा भी इस समय भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था राजपूतों का। तुम क्या सोचे कि अफगानों को हरा दिए और दिल्ली के गद्दी को हथिया लिए ना। अभी भी भारत में उस समय कुछ दल था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो दल कोई और नहीं बल्कि राजपूतों का था। राजपूत शक्ति भी बाबर से पराजित हो, ये राजपूत शक्ति भी बाबर से पराजित हो गई और परवर्ती काल में राजपूत मुग़लों के अनुगामी बन गए। यानी कि ये राजपूत जो शुरुआती समय में बतलाया जाता है कि बाबर को भी आंखें दिखा देते थे, समय के साथ साथ ये बताया गया कि हारने के मतलब बाद में ये राजपूत शक्ति भी बाबर से पराजित हो गए, और जब हार गए तब उसके अधीन हो गए तो उनके अनुगामी हो गए, उनके अनुयायी हो गए, उनके हिसाब से चलने लगे। अब हार गया तब एक ही उपाय है, या तो मरे नहीं तो उनके हिसाब से आगे बढ़े। आइए कुछ बातों में देख लेते हैं। आखिर तुम्हारे भी मन में होगा ना कि आखिर ये बाबर किस मिट्टी का बना, आखिर बाबर में कौन सा ऐसा गुण है, बाबर ने ऐसा कौन सी रणनीति यूज़ किया कि ये राजपूतों को भी हरा दिया, अफगानों को भी हरा दिया। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो अद्भुत कौशल होगा। तो बता रहा है कि मुग़ल रण कौशल में माहिर थे जी। रण कौशल यानी पानीपत का और खानवा के युद्ध में बाबर के रण कौशल में एक तरफ कमान और दूसरी तरफ, यानी बता रहा है कि कौन सा युद्ध है, तो पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध। ये दोनों युद्ध में बाबर के रण कौशल में एक तरफ कमान और बंदूकधारी सेना और दूसरी तरफ द्रुतगामी घुड़सवार तीरंदाजी वाहिनी के संयुक्त आक्रमण पर निर्भर थी। देखिए इसके सेना की कुछ खासियत है जी। यानी बाबर की सेना में बताया जाता है कि एक तरफ तो यहाँ पर ये बाबर के युद्ध जीतने के पीछे जो बताया गया कुछ खासियत है, वो खासियत है कि एक तरफ उसके पास कमान, शासन और बंदूकधारी सेना है,
वहीं दूसरी तरफ क्या है कि द्रुत गति घुड़सवार, जो घोड़े पर जो सवार सैनिक है वो बड़ा ही तेज ध्रुव गति वाले हैं, बड़ा तेजी से, और तीरंदाजी में भी एकदम माहिर है। घुड़सवार वाहिनी का एक अंश शत्रुओं पर दोनों तरफ से पीछे से भी आक्रमण करता है। अब सोचो, ये जो घुड़सवार वाहिनी है, एक अंश घुड़सवार वाहिनी का एक जो अंश है शत्रुओं पर दोनों तरफ से पीछे से भी आक्रमण करता है, एवं कमान और बंदूकधारी सेना सामने से गोलियां बरसाती है। अब लोग कोई घुड़सवार वाला जो है वो पीछे से भी, यानी दोनों तरफ से बता रहे हैं कि आक्रमण कर रहा है, और वहीं पर ये जो कमानधारे हैं, जो बंदूकधारी है, ये तो दोनों ये भी गोलियां बरसा रहे हैं। यानी कि और इस रण कौशल का प्रयोग तुरस्क के ओटोमान सेना वाहिनी ने 1514 में चलदीरान के युद्ध में फारस की राजशक्ति सफावियों की सेना वाहिनी को परास्त किया। फिर ओटोमानों से सीख कर वही कौशल अपनाकर 1528 में जाम के युद्ध में सफावियों ने उज़्बेक को हराया था। यानी आपने यहाँ पर देखा कि बाबर के जो मुग़ल के जो रण कौशल है वो कितना माहिर है। यानी ये दोनों तरफ से अटैक करते हैं, आगे से भी पीछे से भी। ऐसे कोई सेना होगा तो क्या करेगा, या तो आगे से सिर्फ लड़ेगा, पर यहाँ पर बता रहे हैं कि इनकी सेनाएं थोड़ा सा, और जो भी शासक होंगे उनके सेना से थोड़ा सा अलग है। एक नज़र में बाबर के अमल हुए दो महत्वपूर्ण युद्ध, एक खानवा का युद्ध है, ये आपके लिए बड़ा खास है जी, आपके किताब में भी दिया हुआ है खानवा का युद्ध। और इस खानवा के युद्ध में आपको बताया जाता है कि इसका साल याद रखिए 1527, और मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह, यानी मेवाड़ एक जगह है जिसके राजा हैं संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा भी कहा जाता है, और ये राजपूतों के नेता, यानी ये भारत के नेता है जी। भारत के जो उस समय नेता थे, राजपूतों के जो नेता थे, राणा सांगा यानी राजा संग्राम सिंह। और युद्ध शुरू होने के पहले बाबर ने मुग़ल योद्धाओं से कहा था, यानी जब मुग़ल भारत में आक्रमण किए ना, तो इनका मतलब सामना राजपूत शासकों से हुआ, जो कि संग्राम सिंह से हुआ। और बताया जाता है मुग़ल ने क्या किया कि जो ये बाबर है अपनी पूरा मुग़ल योद्धाओं से एक बात बोलता है कि यह युद्ध उनके धर्म की जंग है। पूरा उन लोगों को भड़का दिया कि भाई ये जो हम युद्ध कर रहे हैं ना, ये समझो कि धर्म युद्ध है, यानी इसको धर्म से जोड़ दिया कि हाँ धर्म के लिए युद्ध है, धर्म की जंग है। और वे योद्धा धर्म योद्धा या गाजी है, और उसको बोला कि देखिए हम ये धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो सैनिक लोग, यानी तुम सभी धर्म योद्धा कहलाओगे, तुम सभी गाजी कहलाओगे, यानी तुम लोग अब सब जिसके अंदर में जुनून नहीं भी होगा, सोचिए जिसके अंदर में उस समय लड़ने का जुनून नहीं भी होगा, वो भी सोचेगा चलो ना अरे धर्म का युद्ध है, अब हम लड़ते हैं तो अगर मानो मरते भी हैं या कुछ करते भी हैं तो हमको अल्लाह या जो भी कुछ कहा जाए, इतना सारा सोच समझ कर ये लोग पूरा कूद गया होगा। वे धर्म योद्धा या गाजी है। दरअसल इसी तरह उन्होंने सभी को एकजुट करने की चेष्टा कर दी है, यानी कि एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है धर्म के आधार पर सभी को एक तरफ खींच लिया। वहीं उत्तर भारत से बाबर को हटाने के लिए कुछ मुग़ल शासकों ने भी राजपूतों का सहयोग दिया। ये जरूरी नहीं कि सारे मुग़ल, सारे मतलब एक तरह से कहा जाए मुसलमान शासक खराबी हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि बाबर को हटाने के लिए उत्तर भारत से, बाबर को हटाने के लिए उत्तर भारत यानी दिल्ली की गद्दी, और उस दिल्ली की गद्दी से बाबर को हटाने के लिए यहाँ के जो मुग़ल राजा थे, मुग़ल जो शासक थे, उन्होंने राजपूतों का साथ दिया कि हम आपके साथ हैं, आप इनको हटा दीजिए। और इसलिए यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं था। कैसे कह दे धर्म युद्ध है? अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ बाबर के बीच और किसके बीच, संग्राम सिंह के बीच यानी राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ वो धर्म युद्ध है, तो धर्म युद्ध के कब कहा जाता है? जब दो धर्मों के बीच होता है, दो या दो से ज़्यादा धर्मों के बीच होगा तब उसको हम लोग धर्म युद्ध कहेंगे। बाकी इस धर्म युद्ध को कैसे माने? अगर एक तरफ मानो कि मुसलमान थे तो दूसरे तरफ मानो कि इधर राजपूत हैं, तो कुछ मुसलमान भी तो राजपूतों के
साथ थे। तो कैसे धर्म युद्ध कहा जाए? जब अगर धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो आपके मुगल यानी आपके जो मुस्लिम हैं हमारे राजपूतों के साथ कैसे हैं? ये धर्म युद्ध जिन्होंने भी बोला वो गलत बोला है। दूसरा आता है घाघरा का युद्ध। ये है 1529 में, और बताया जाता है कि ये जो युद्ध है 1529 में हुआ है। अब 1529 अफगानों के विरुद्ध बाबर ने यह युद्ध किया। यानी कि अभी तो कौन सा युद्ध पड़े जी हम लोग? खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ बाबर से। और अभी फिर बाबर उठकर 2 ही साल के बाद फिर से एक युद्ध जबरदस्त कर दिया। उसमें 27 में हुआ था ना, आइए 29 में फिर से खा पी के एकदम दूसरा युद्ध के लिए तैयार हो गया। यानी 1529 में उसने बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। अफगानों को सहयोग दिया बंगाल के शासक नुसरत शाह ने। यानी देखिए नुसरत शाह कोई, तो बताया जाता है कि अफगानों को भी सहयोग दे रहा है। यानी कि ये बाबर को कोई पसंद नहीं कर रहा है, जानता है लोग कि आज गया तो ये फिर जाने वाला नहीं है ये मुगल। इसीलिए यहाँ के जो मुस्लिम थे उस समय, यहाँ पर भी तो मुस्लिम होंगे, तो यहाँ के जो मुस्लिम है वो लोग चाह रहे हैं कि उस समय जो भी यहाँ के शासक उनका साथ दे और उनको खदेड़ने में अपना काम करे। तो अफगानों को सहयोग दिया बंगाल के शासक नुसरत शाह, और इस युद्ध में विजयी होने के बावजूद भी बाबर बिहार पर पूरा अधिकार नहीं कर सके। यानी कि ये युद्ध जो घाघरा का युद्ध है, यह युद्ध बाबर ने जीत लिया, जीत तो लिया पर बिहार पर पूरा अधिकार नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आएंगे मुगल उत्तराधिकार नीति। आखिर मुगलों में उत्तराधिकार की नीति क्या था? मतलब उत्तराधिकार नीति मतलब एक राजा के बाद दूसरा राजा कैसे बनेगा, वहाँ का उस समय कैसे, यानी कि गद्दी पाने का कैसे उस समय नीति था। तो बाबर के साथ ही उसके सामरिक अभिजातियों का एक पारिवारिक एवं वंशगत सहयोग था। बाबर के साथ उसके सामरिक अभिजातियों और पारिवारिक एवं वंशगत का सहयोग था। शासक वर्ग के साथ अभिजात वर्गों का भी योग मुगल शासक की अत्यंत विशेषता है। बाबर का जो पुत्र है जिसका नाम है हुमायूं, और हुमायूं का जो शासन देखिएगा तो बताया जाता है 1530 से लेकर 40 तक रहा, और फिर 55 से 56 तक रहा। समझिए, मत कह दो कि क्या 1530 से इतना, यानी दो स्टेज में कार्य किया। एक बार 1530 से 40 या 10 साल शासन किया, फिर कौन आकर बीच में हटा दिया होगा, और फिर 55 से आया 56 में। और यह लोग यानी कि बाबर के पुत्र हुमायूं के शासन में यह लोग मगर बहुत हद तक टूट चुका था। क्या लिखा है जी? बाबर के पुत्र हुमायूं के शासन जो कि इतना से इतना में लोग समझिए कि पूरी तरह से टूट चुका था, और उनके बुरे वक्त में उनके भाइयों ने भी उनकी सहायता नहीं किया। यानी कि बाबर का जो पुत्र है हुमायूं का शासन इतना से इतना है में यह लोग, यानी कि जो लोग थे ना, पूरी तरह से हद तक टूट चुके थे, और उनके बुरे वक्त में उनके भाइयों ने भी तो उनकी सहायता नहीं किया था। तैमूरिया नीति के अनुसार उत्तर सूरियों ने जो अंचल के बंटवारे की प्रथा थी, हुमायूं ने वह नहीं माना। यानी तैमूरिया नीति के अनुसार क्या था? ये तो सब अपने आप को तैमूर के वंशज कह रहे हैं, और तैमूर के हिसाब से इनको क्या करना है कि सूरियों में जो अंचल के बंटवारे की प्रथा थी कि कैसे राजा बनेगा, क्या कौन से हिस्सा का बंटवारा होगा, उसको हुमायूं कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। बाबर ने भी शासक के तौर पर हुमायूं को ही नियुक्त किया। यहाँ तक कि बाबर भी जो था वो बोला कि भाई मेरे जाने के बाद मेरा जो बेटा है हुमायूं वही एक तरह से शासक नियुक्त होगा। धीरे धीरे शासन का जो दायित्व ना प्राप्त करने के कारण वे भी साम्राज्य रक्षा का ताकतिक अनुभव नहीं था। यहाँ बताया जाता है कि सीधे साधे शासन का दायित्व ना प्राप्त करने के कारण अब जो सीधा साधा जो शासन होता था वो दायित्व नहीं प्राप्त करने का वे भी साम्राज्य रक्षा के ताकतिक अनुभव नहीं था। यानी जो राजा को जो सीधे साधे होते थे, जिनको शासन नहीं मिलता था, वो साम्राज्य रक्षा के उनके पास कोनो अनुभव नहीं होता था। इसलिए अंततः एकजुट होकर भी अफगानों के विरुद्ध मुगल विजयी नहीं हो पाए। यानी यहाँ पर कहा जाए तो ये मुगल जो है ना,
ये अफगानों से हार जा रहे हैं जी। कुछ बातों में बताया गया है कि बाबर की एक प्रार्थना है जो सच फिर भी कहानी है। एक बार का दिन हुमायूं बहुत बीमार हो गया था और वे सभी अफगानिस्तान के बदखशान से भारतवर्ष आए ही थे। यानी एक बार हुमायूं बहुत बीमार हो गया था, जो कि किसका लड़का है? बाबर का। और वे सभी अफगानिस्तान के बदखशान से भारत आए थे। बाबर के पास हुमायूं की बीमारी के खबर जैसे पहुंची, वो बहुत चिंतित हो गए। यानी फिर से बस समझिए, एक बार हुमायूं बहुत बीमार हो गया था, वे सभी अफगानिस्तान के बदखशान से भारत आए ही थे कि बाबर के पास हुमायूं की बीमारी की खबर पहुंची। यानी बाबर यहाँ आया भारत में। अब बेटवा समझ लो, हो सकता है कि जैसे वहाँ पर होगा, और उसकी खबर जैसे इनके पास पहुँचती है बहुत चिंतित हो जाते हैं। हुमायूं जब दिल्ली पहुँचे, कहानी घुमा रहा है जी। हुमायूं जब दिल्ली पहुँचे तब वे इतने अस्वस्थ थे कि घर के अंदर पड़े थे। यानी हुमायूं जब दिल्ली पहुँचे, मतलब वहाँ से चला होगा, दिल्ली आया तो इतने अस्वस्थ हो गया था कि घर के अंदर पड़े थे। और कहा जाता है कि इस वक्त बाबर को किसी ने सलाह दिया कि हुमायूं के सबसे प्रिय वस्तु को यदि ईश्वर को उत्सर्ग किया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। यानी उस समय बाबर को किसी ने सलाह दे दिया कि हुमायूं का जो सबसे प्रिय वस्तु होगा ना, अगर वो भगवान को अगर आप दान दे देते हैं, चढ़ा दे देते हैं, तो हो मतलब कि आपका ये जो लड़का है वो बच जाएगा। और बाबर ने अपना जीवन उत्सर्ग कर देना चाहा था। यानी बाबर ने अपना जीवन उत्सर्ग कर देना चाहा था। इसके बाद की कहानी को इतिहासकार ने इतिहास नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि बाबर की प्रार्थना की वजह से हुमायूं ने जीवन पाया। यानी कि ऐसा भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर की प्रार्थना की वजह से ही हुमायूं ने जीवन पाया, और इसके बाद ही बाबर बीमार हो गया। ले, यानी कि बाबर हुआ बीमार और अंत में वो मर गए। और कहानी होने पर भी इसे यह मालूम होता है कि हुमायूं बाबर का प्रिय पुत्र है, इसीलिए उसने हुमायूं को शासक के तौर पर मनोनीत किया। इससे क्या पता चलता है कि हो सकता है ये जो हुमायूं है वो बाबर का प्रिय लड़का था, जिसके चलते खुद बाबर ने हुमायूं को अपना गद्दी उत्तराधिकार में सौंपा।